नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश के खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों के दृष्टिगत सुदृढ़ कानून व्यवस्था और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के सफल आयोजन के संबंध में शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की और व्यापक जनहित में जरूरी दिशा निर्देश दिए। और इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी 22 जुलाई से पवित्र श्रावण मास का प्रारंभ हो रहा है और साथ ही इस अवधि में श्रावणी शिवरात्रि और नाग पंचमी और रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। श्रावण मास में परंपरागत कावड़ यात्रा निकलेगी और साथ ही संचारी रोग नियंत्रण अभियान, स्कूल और चलो अभियान का आयोजन भी होगा और जिसके चलते हर किसी को सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रबंधन और जनजीवन की सुरक्षा के दृष्टिगत जारी तैयारियों की समीक्षा की और व्यापक जनहित में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रमुख दिशा निर्देश दिए। प्रदेश में व्यापक जनधन हानि के लिए दशकों तक कारक रही और बाढ़ की समस्या के स्थायी निदान के लिए 7 सालों में किए गए सुनियोजित प्रयासों के अच्छे परिणाम मिले और बाढ़ की दृष्टि से अति संवेदनशील जिलों की संख्या में अभूतपूर्व कमी आई है। और वहीं सीएम योगी ने आदेश दिए हैं कि इस वर्ष भी बेहतर कोऑर्डिनेशन, क्विक एक्शन और साथ ही बेहतर प्रबंधन के बाढ़ की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए। और साथ ही प्रदेश में बाढ़ की दृष्टि से 24 जिले अति संवेदनशील श्रेणी में हैं। इनमें महाराजगंज, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी और गोरखपुर, अयोध्या, मऊ, फर्रुखाबाद, श्रावस्ती और बदायूं, पीलीभीत और बाराबंकी शामिल हैं। और जबकि सहारनपुर, अलीगढ़, बरेली, हमीरपुर, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर, प्रयागराज, बुलंदशहर, लखनऊ, शाहजहांपुर, कासगंज संवेदनशील प्रकृति के हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से दिल्ली स्थित निवास पर जाकर भेंट की और इस दौरान देवेगौड़ा ने ओम बिरला को फिर से लोकसभा अध्यक्ष बनने की बधाई दी और साथ ही उनके 5 साल के कार्यकाल की भी सराहना की। T20 विश्व कप में भारतीय टीम की शानदार जीत की लोकसभा में गूंज सुनाई दे रही है। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने सदन की ओर से टीम इंडिया को बधाई दी और इस ऐतिहासिक विजय से पूरे देश में उत्साह और उमंग का माहौल है। ये जीत युवाओं और खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का समृद्ध माध्यम बनेगी और ये सभा भारतीय टीम और कप्तान रोहित शर्मा को इस जीत के लिए बधाई देती है। संसद सदस्यता की शपथ लेते समय कई नवनिर्वाचित सांसदों द्वारा नारेबाजी और अलग अलग शब्दों का प्रयोग करने के कारण हाल ही के दिनों में कई बार विवाद खड़ा हो गया था। इन विवादों को खत्म करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सदन में ये व्यवस्था दी है कि सभी सांसद संविधान में दिए गए प्रारूप के अनुसार ही संसद के सदस्यता की शपथ लें और साथ ही उन्होंने भविष्य में शपथ के दौरान सांसदों द्वारा कोई अतिरिक्त शब्दों या नारों का उल्लेख नहीं करने की भी हिदायत देते हुए इस संबंध में सभी दलों के सांसदों को शामिल कर एक संसदीय समिति का भी गठन करने की जानकारी दी। इस पवित्र सदन के सदस्य के रूप में शपथ तथा प्रतिज्ञान करने के उद्देश्य से हमारे संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल 99 एवं संविधान की 30वीं अनुसूची में प्रारूप निर्दिष्ट है, जिसके अनुसार शपथ लेना संसद सदस्यों का संवैधानिक दायित्व है। हमारे संविधान में शपथ
अथवा प्रतिज्ञान की एक सूचिता है, मर्यादा है और गरिमा है। यदि संसद सदस्य अपने शपथ या प्रतिज्ञान के आरंभ तथा अंत में अतिरिक्त शब्दों या वाक्यों की अभिव्यक्ति करते हैं तो इससे हमारे संविधान की गरिमा और मर्यादा में कमी आती है। संसद सदस्य के रूप में हमारा दायित्व है कि हमारे सभी के लिए दायित्व है कि हमारे किसी भी आचरण से इस गरिमा में कमी न हो। इसलिए मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि हम संविधान की 30वीं अनुसूची में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार संविधान की मूल भावनाओं के अनुसार शपथ अथवा प्रतिज्ञान करने का संकल्प लें। यह सदन संकल्प करता है कि प्रत्येक माननीय सदस्य संविधान की 30वीं अनुसूची में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार शपथ ले। इससे संबंधित विषयों पर गहन विचार मंथन करते हुए एक संसदीय समिति का भी गठन किया जाएगा जिसमें मुख्य दलों को शामिल किया जाएगा और ये अपेक्षा की जाएगी कि शपथ अतिरिक्त प्रतिज्ञान को हम संविधान की मर्यादाओं के अनुरूप करें तथा भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि इसका संकल्प लें और भविष्य में इस तरीके की पुनरावृत्ति न हो। ये हम सबके लिए, सदन के लिए चिंता का विषय और गंभीर विषय है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया, ये आरोप कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने लगाया। साथ ही उनके इस आरोप पर स्पीकर ओम बिरला ने सख्ती दिखाई। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि माइक का कंट्रोल उनके पास नहीं होता। स्पीकर ने कहा कि अध्यक्ष के अलावा सभापति पैनल के सदस्य भी आसन पर बैठते हैं और सभी दलों के सदस्य सभापति पैनल में होते हैं। और बता दें कि कांग्रेस के सुरेश भी सभापति पैनल के सदस्य हैं, जिस पर सुरेश ने कहा कि आसन पर बैठे व्यक्ति का माइक पर नियंत्रण नहीं होता। स्पीकर ओम बिरला ने सभी सदस्यों को हिदायत दी है कि सदन में सभी अनर्गल आरोपों से बचे। सदन की एक मर्यादा होती है, उसे बनाकर रखना सभी सदस्यों का दायित्व होता है। सदस्यगण, एक विषय मेरे लिए गंभीर चिंता का विषय है। अब सदन भी इस पे चिंता व्यक्त करें। कई माननीय सदस्य बाहर ये आरोप लगाते हैं कि माननीय अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी या आसन पर बैठे व्यक्ति माइक बंद कर देते हैं। आप वर्षों तक, आपको कई साल हो गए, आपका अनुभव है। मेरी बात सुनिए, आपका अनुभव है, आप मुझसे भी वरिष्ठ हैं, आप पुराने सदन में भी हैं, नए सदन में भी हैं। आसन से एक व्यवस्था रहती है, जिसका नाम पुकारा जाता है वो अपनी बात कहता है। आसन व्यवस्था दे देती है दूसरा नाम, तो दूसरा पुकारा जाता है। आसन से व्यवस्था के अनुसार माइक का कंट्रोल चलता है। माइक का कंट्रोल रिमोट कभी भी आसन पे बैठे वाले व्यक्ति पे नहीं होते। आसन पर आप भी बैठते हैं, सब दल के व्यक्ति बैठते हैं और सभी दल के सभापति तालिका के सदस्य इसी तरीके से सदन चलाते हैं, चाहे किसी भी दल का सदस्य हो। और ये आसन की हमेशा मर्यादा रही है। इसलिए मेरा आग्रह है, आप कभी भी, कोई भी व्यक्ति सभापति तालिका पर आसन पर बैठे हैं, इस तरीके का आक्षेप नहीं करेंगे तो उचित रहेगा। संविधान की मर्यादा के अनुसार रहेंगे। माननीय सुरेश जी भी बैठते हैं। सुरेश जी ने कभी किसी का माइक हाथ में, क्या आपके माइक कंट्रोल है क्या? कंट्रोल है क्या? नहीं है ना? फिर बोला नहीं है। सुरेश जी ने कहा नहीं है कंट्रोल। आप सुरेश जी की बात नहीं मानते? नो। 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून देश भर में लागू हो गए हैं, जिसमें आईपीसी की धारा को खासतौर पर बदला जा रहा है। और इसे लेकर वरिष्ठ वकील नाहर सिंह से हमारे चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी ने खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये जो नए कानून आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस इन लोगों ने बदले हैं, उनके बदलने का कोई माने होना चाहिए। ये कानून जो इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट है, कानून दुनिया में या देश में वो होना चाहिए जिससे आम जनता को फायदा हो। 50 साल में, 70 साल में या उससे भी पहले जब अंग्रेज थे,
तब इस कानून को उन्होंने लागू किया। और इन तीनों कानूनों से देश की आम जनता भी प्रभावित थी। आम जनता भी आम कानूनों को जानती थी। जैसे धारा 302 है, कोई जानता है कि मर्डर, अब केवल उस धारा को 302 को 102 लिख दे, इससे क्या फर्क पड़ेगा कानून पे? लेकिन देश पे आर्थिक बोझ जितना पड़ेगा उसकी आप कल्पना नहीं कर रहे हैं। इन सारे देश को, इन सारे कानून को कंप्यूटराइज करना, इन सारे देश के लोगों को ट्रेनिंग देना, मेरे को अरबों करोड़ों रुपए का इस देश पे आर्थिक संकट इन्होंने डाला है। नंबर दो ये है कि इस कानून से जैसे ईडी में पावर दी है, मोदी सरकार ने ईडी में जो कानून बदला है और उसमें ये कह दिया कि आप सब 1-1.5 साल तक आप अदालत जमानत नहीं दे सकते। इससे भी सर आम जनता को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इतना बड़ा नुकसान होगा कि इस देश में तानाशाही की तरफ ये देश इनएक्ट से पड़ेगा। नंबर 1 क्या है कि नंबर 1 जिस दरोगा को पावर केवल आज ये है कि वो किसी को गिरफ्तार करे, गिरफ्तार करके 24 आवर्स में जेल भेजे, न्यायालय के सामने करे और ऑफेंस की जो ग्रेविटी है, ऑफेंस की जो धारा की स्थिति है उसके अनुसार में आप चार्जशीट दें। आप देखिए कि 60 दिन में चार्जशीट दे सकते हैं, लेकिन जब दरोगा की मर्जी होगी तो 60 की बजाय और 60 दिन बढ़ा देगा। सेक्शन आर्टिकल 21 में जो दिया हिंदुस्तान में किसी को लिबर्टी की पावर, इस नई आईपीसी से सारी लिबर्टी की पावर छीनने की कोशिश की जा रही है। और मैं ये समझता हूं कि ये मोनोपोली है। और ये एक कहना चाहिए कि मुझको ये ऐसा लगता है कि इस मोदी सरकार को एक मीनिया पैदा हो गया है कि हम इस देश में कानून बदल दें, इस देश में कानून अरे हम कहते हैं कानून बदले जाते, रोज बदले जाते हैं। मैं समझता हूं 70 साल में आईपीसी में बहुत सारे संशोधन हुए हैं, 70 साल में सीआरपीसी में बहुत सारे संशोधन हुए, 70 साल में इन एविडेंस एक्ट में बहुत सारे संशोधन हुए। जो आपको संशोधन करना चाहते थे उन संशोधनों को उन्हीं एक्ट में किया जा सकता था। केवल ये ला दे कि हमने एक्ट नए ला दिए इस देश में, तो ये कोई अच्छा नहीं है। अब प्रयागराज का नाम, इलाहाबाद का नाम अपना प्रयागराज रख दिया, इससे फर्क पड़ गया क्या? लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का 300 से 500 करोड़ रुपया खर्च हो गया। आप अंदाजा नहीं लगा रहे, केवल ये कह देना पार्लियामेंट में और आपने कब पास करा लिया? जब 150 लोगों को आपने 150 सांसदों को तो उससे निकाल दिया। आप मुझे बताना भारत सरकार कि किस दिन इन एक्टों पर चर्चा हुई, किस दिन इन एक्टों में पार्लियामेंट में चर्चा हुई, कौन लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, क्या आपने किया? आपने 2 लोगों को लगाया और 302 की 102, 102 की 204, 204 की 205। इससे नहीं होता कानून, इससे देश नहीं चलता। देश चलेगा हर चीज से। अब जैसे नीट का मामला, मैं कहना चाहता हूं इसी से संबंधित, केवल ये कौन सी बात होगी? आपने नीट बना दिया। पहला होता था क्या? मेडिकल का हर जगह, हम लोग साइंस के स्टूडेंट रहे, जब हम लोग पढ़ते थे तब एक बोर्ड होता था पीएमटी, और वो पीएमटी पहले स्कूल का होता था, कहीं पर्चे लीक नहीं होते थे। उसके बाद प्रदेश का सीपीएमटी बना, प्रदेश लेवल पर होता था सीपीएमटी। सारे मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के जो होते थे उनमें प्राइवेट भी होते थे और उनकी बागडोर उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में होती थी या उस सरकार के हाथ में होती थी। लेकिन और उसमें कहीं नकल नहीं हुआ जब तक सीएमटी बनी, कोई पर्चा आउट नहीं हुआ। लेकिन आप हिंदुस्तान में 3 चीजों को, नंबर 1 शिक्षा, हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, नंबर 2 मेडिकल, तीसरा एआईएस, इन तीनों को आप कब्जाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और इन पर कब्जा करके देश पर कब्जा करना चाहते हैं। और अब इन्होंने उसी के लिए इन्होंने नीट को बनाया, उसी के लिए इन्होंने एनआईटी को बनाया। क्या जरूरत पड़ रही है साहब आप पूरे देश में दखलंदाजी करेंगे? जिस संगठन का कोई ऑफिस नहीं, जिस संगठन पर कोई मशीनरी नहीं है, आप वो पूरे देश में मेडिकल की परीक्षा लेगी, क्यों लेगी साहब? उत्तर प्रदेश सरकार है, 50 मेडिकल कॉलेज है, उत्तर प्रदेश सरकार एक स्टूडेंट पे 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख रुपए खर्च करती है। उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं देखेगी? आप वहां बैठ के पूरे देश को चलाएंगे क्या? आप पे 1-2 चीज नहीं हो सकती है, हर चीज की आप कोली भर के देश पे कब्जा करना चाहते हैं। जैसा कि आपने पहले कहा 400 पार का नारा क्या था? ये इस देश के संविधान को बदलने की आप पे कोशिश कर रहे थे, उसमें आप सक्सेस नहीं हुए। अब नीट क्या है? और ये भी इसी तरीके से कब्जा करने की। वाह भाई कितना
कितना प्यारा आदमी है। एक आदमी जो दुनिया भर का सबसे बड़ा बेईमान है, मध्य प्रदेश में आप उसको ले गए और व्यापक घोटाला हुआ, 54 गवाह में से 52 का हत्या हो गई। कितना बढ़िया आदमी है, कितना बढ़िया वो पेपर आउट करता है, उसको आपने और प्रमोशन किया। अब आप उसको ले गए छत्तीसगढ़ से आप उसको ले आए दिल्ली, और दिल्ली से आप उसको नीट का चेयरमैन मानते। पूरा देश जल रहा है, पिछले 10 साल से पूरे देश का युवा जल रहा है। 54 पेपर अब तक लीक हो चुके हैं, उस पर कोई जोर नहीं। आज देखिए नीट पर शोर बच रहा है, लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री 1.5 साल हो गया 3 नए आपराधिक कानून को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज आप सभी को यहाँ देश में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 नए कानून आज से अमल में आ रहे हैं, इसके लिए आप सभी को निमंत्रित किया है। देश की जनता को सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि लगभग आजादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और भारतीय इथोस के आधार पर ये चलेगी। 75 साल के बाद इस कानूनों पर विचार हुआ और ये कानून जब आज से हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे, तब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद ने बनाए हुए कानून आएंगे। दंड की जगह न्याय लेगा, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा। और पहले सिर्फ पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी, अब पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और जो कंप्लेनेंट है इसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा। तो एक नए नजरिए के साथ ये तीनों कानून आज सुबह से ही, मतलब कल मध्य रात्रि से काम करना शुरू किए हैं। अब इंडियन पिनल कोड, जिसको आईपीसी कहते थे, 1860 से जो कानून था, इसकी जगह बीएनएस भारतीय न्याय संहिता आएगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको सीआरपीसी कहते थे, जो 1898 से अमल में था, इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस आएंगे। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से जो इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करता था, इसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए लागू होगा। तो बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के लागू होने से पूरी न्याय प्रणाली का आपराधिक कानूनों की पूर्णतया इसके अंदर हम कह सकते अब भारतीय आत्मा है। इसके ढेर सारे प्रावधान ऐसे किए गए हैं जिससे कई समूहों को फायदा होगा। कई सारी दफाएं जो अंग्रेजों के समय से विवाद में रही, इसको हटाकर आज के समय के अनुकूल धाराएं जोड़ी गई है। और कई सारी ऐसी चीजें जिससे भारतीय नागरिकों को परेशानी थी, इसको हटाकर नए प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले हमने इसमें हमारे संविधान के स्पिरिट के तहत दफाओं की और चैप्टर्स की प्रायोरिटी तय की है। सबसे पहली प्रायोरिटी महिलाओं और बच्चों के अपराध को दी गई है और मैं मानता हूं कि ये करने की बहुत समय से पहले जरूरत थी। एक पूरा अध्याय इसमें जोड़ा गया है जिसमें 35 धाराएं हैं और 13 प्रावधान हैं, जिसमें गैंग रेप के लिए अब 20 साल की सजा या तो कारावास, आजीवन कारावास, नाबालिग के साथ बलात्कार में मौत की सजा
झूठा वादा पहचान छिपाकर शोषण करने वालों के लिए भी अलग से अपराध बनाया गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से चलता था। पीड़िता का बयान उसके घर पर महिला अधिकारियों की उपस्थिति में और अपने परिजनों की उपस्थिति में लेने का भी प्रावधान किया है और इसके साथ साथ ऑनलाइन एफआईआर की व्यवस्था से भी ढेर सारी उत्पीड़न का सामना कर रही महिला एम्बरेसमेंट से बच पाएगी, ऐसा हमारा मानना है। सालों से देश भर में मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं था। प्रावधान करने की मांग होती थी। पहली बार मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है। नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा और अन्य कारणों से जो मॉब लिंचिंग होता है, इसमें 7 वर्ष के कारावास से लेकर मृत्यु की सजा। गृहमंत्री अमित शाह ने 3 नए कानून को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही उन्होंने बताया कि इसमें कई बड़े समूहों को फायदा होगा। और साथ ही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह पारिवारिक पेंशन भोगियों के शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए एक विशेष अभियान की उन्होंने शुरुआत की। और साथ ही बता दें कि जितेंद्र सिंह पारिवारिक पेंशन भोगियों के शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई। कार्मिक मंत्रालय की तरफ से बीते रविवार को जारी एक बयान में कहा गया कि वर्तमान में ऑनलाइन केंद्रीयकृत पेंशन शिकायत व निवारण प्रणाली पर प्रतिवर्ष लगभग 90,000 मामले पंजीकृत किए जा रहे हैं। बयान में कहा गया कि कुल शिकायतों में से पारिवारिक पेंशन संबंधी शिकायतों का प्रतिशत लगभग 20 से 25% है। बयान में कहा गया कि पारिवारिक पेंशन भोगियों के शिकायत का एक बड़ा हिस्सा महिला पेंशन भोगियों का है। ARPG Mr. Srinivas, who is now a veteran in this department and even one of the senior most civil servants in the government of India, DG BSF Mr. Agarwal, Dr. Nitin Chandra Dubey Sahab, Jane Gupta, all the senior officers from the banking sector, pensioners. सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि why we are launching this campaign. You see, because it is not that we are doing any charity or benefit to this section of society which belongs to pensioners. We have a huge stake in them. आप ये ना सोचिएगा कतई भी कि कुछ आपके लिए सरकार कर रही है। ये सरकार इसलिए कर रही है कि ये राष्ट्र निर्माण में अब अनिवार्य बन गया, इसके बगैर कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। The number of pensioners today exceeds the number of working employees in government, which is quite unlike what it was about 3 decades back. अगर आपके 45-50 लाख वर्किंग एम्प्लॉइज थे तो पेंशनर उससे कम थे। और एक बार गोवा की बैठक में बहुत लंबी जब चर्चा चली और सबको कोई ना कोई शिकायत थी, तो आखिरकार उन्होंने मुझे पूछा कि अब इसका समापन कैसे करना है। तो मैंने कहा सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि आप में इतनी ऊर्जा है कि आपने इतनी सारी शिकायतें हमारे आगे रखी, क्योंकि इस देश ने वो भी जमाना देखा है कि बहुत सारे हमारे सज्जन बिना फेयरवेल पार्टी लिए हुए सेवानिवृत्त होने से पहले ही धरती से कूच कर जाते। So the lifespan has increased. So all these things are intermingled. At the time of independence, the lifespan of an average Indian was hardly 50-55 years. Its retirement age was 55. Many of us did not live long enough even to get a farewell party. Now the lifespan has increased. Currently it has gone up to 65, 66. It's progressively on the rise. So we have a huge population of plus 60 who are officially retired, but otherwise neither tired nor retired. So when they superannuate formally from the government service, they are at the peak of their expertise, the peak of their experience. They are well versed with the sector, the field which they are working. और मेरा हमेशा ये आग्रह रहा है कि हमारा दायित्व है कि किस प्रकार से उनकी अनुभव को और उनकी एक्सपर्टाइज को राष्ट्र निर्माण के कार्य में स्ट्रीमलाइन करके उपयोग में लाया जाए। वरना क्या होगा कि
ऊर्जा भी है, समझ भी है, काम कुछ नहीं है, तो कोई आरटीए एक्टिविस्ट बन जाएगा तो वो भी इनके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि विभाग के बारे में सब कुछ पता होता है। तो but that is on the lighter side. But on a serious note, we can certainly use this as a very important section. And I have been always advocating even to the other ministries that you. फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।